गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने व्हाट इज रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ा। आइए अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, करा आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। यानी कि प्रत्येक कैटेगरी से कम 2 रिसोर्सेज के नाम आपको बताने हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह है और आप इस होमवर्क को पूरा करने के बाद इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप चेक करिएगा कि आपने जो जिस कैटेगरी के 2 रिसोर्सेज के नाम लिखे हैं क्या वो सही है या गलत। तो आइए अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला पॉइंट्स है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आपने देखा कि हम लोगों ने 3-4 बेसिस के आधार पर रिसोर्सेज का डिवीजन किया है। जो सबसे पहला बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कहा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि जो रिसोर्सेस है उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, किस चीज से हुआ है। तो इस आधार पर रिसोर्सेस को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस का मतलब हुआ जैव संसाधन, यानी कि जिसमें जीवन हो। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड have life such as human being, flora and fauna, fisheries and livestock etc. यानी कि कह रहा है कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें बायोस्फीयर से होती है। बायोस्फीयर स्टूडेंट्स आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जहाँ पर तीनों स्फीयर मिल जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। इन तीनों स्फीयर का जहाँ पे जंक्शन होता है उसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए एक सूटेबल सिचुएशन प्रोवाइड करता है उसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। और इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वनस्पति और जीव जंतु। फिशरीज का मतलब हुआ जो मछलीज होती हैं, मत्स्य जीवन। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, यानी जो जीव जंतु हैं, जो पशु हैं, उनके लिए जो उनके रहने के लिए जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जिस सिचुएशन में वो रहते हैं उसी को कहा जाता है बायोटिक रिसोर्सेस। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेस। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड of non-living thing are called abiotic resources, for example rocks and metals. abiotic resources का मतलब हुआ कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी जो मृत है, डेड है, उसी को कहा जाता है अबायोटिक रिसोर्सेस। जिसमें रॉक्स आता है यानी चट्टान, मेटल्स आते हैं यानी धातुएं आती हैं। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें हम कहते हैं कि एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि समाप्तता, यानी कि कौन सी वस्तु एग्जॉस्ट हो सकती है और कौन सी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती है। यानी कि कौन सी वस्तु समाप्त हो सकती है और कौन सी वस्तु समाप्त नहीं हो सकती है। कुछ वैसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। कोई भी वैसा रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें
किसका किसका यूज करेंगे हम? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस का। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी आर द मोस्ट favorable example of renewable resources such as water, forest and wildlife। यानी इन सारी चीज़ों को हम रिन्यू कर सकते हैं। फॉरेस्ट का मतलब अगर हमने कहीं से डिफॉरेस्टेशन किया तो हम वहाँ पे फॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैनी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो सतत होते हैं, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। द सेकेंड रिसोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वैसे रिसोर्सेज जिनका एक बार यूज़ कर लेने के बाद हम उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हमने पेट्रोल का यूज़ किया तो हम क्या उससे जो रिमेनिंग चीज़ें निकलती हैं उससे हम दोबारा पेट्रोल बना सकते हैं? अगर हमने कोयले का उपयोग किया तो कोयला जो जल गया, क्या उससे हम दोबारा कोयला बना सकते हैं? नहीं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि वैसे रिसोर्सेस जिनके बनने में, जिनके फॉर्मेशन में मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब लाखों करोड़ों साल लगते हैं, वैसे रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। उन रिसोर्सेस को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसके अलावा जो तीसरा जो डिवीजन है रिसोर्सेज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें क्या आता है? फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो अपना रिसोर्सेस होता है, व्यक्तिगत रिसोर्सेस होता है, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेस होता है। जैसे देयर आर ऑल्सो ऑन्ड प्राइवेटली by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership but there are many who are landless. Urban people own plot, houses and other property. Plantation, pasture land, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by your household. तो इसमें वैसे रिसोर्सेस आते हैं जिस पर उस पर्सन का अपना अधिकार होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया इसमें लैंड के बारे में। तो लैंड के बारे में कह रहा है ये लैंड तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है, लेकिन उस लैंड पर वो गवर्नमेंट को क्या देता है? रेवेन्यू देता है, टैक्स देता है। इसके अलावा कई लोग जो ग्रामीण समाज में होते हैं, जो रूरल एरियाज में होते हैं, वो लैंडलेस होते हैं। इसके अलावा अर्बन एरियाज में लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं और अदर प्रॉपर्टी होती हैं। इसके अलावा प्लांटेशन जहां वो खेती बाड़ी करते हैं, पास्चर लैंड जो चारागाह होता है, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का अपना ये पानी निकालने का कुआं हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक तालाब हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक चारागाह हो सकता है जहां वो अपने जानवरों को चराता है। इसके अलावा सेकंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी वैसा रिसोर्सेज जिस पर किसका अधिकार हो? पूरे कम्युनिटी का हो, पूरे समुदाय का हो। तो देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वैसा रिसोर्सेज जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता हो।
जहाँ सभी लोग अपना हक जता सकते हो। विलेज कॉमन्स यानी ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड एटसेट्रा। तो ये 3 जो प्लेसेस होती हैं गांव में वो सभी की होती हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो वहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग कर सकता है। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज। और शहरी जो सोसाइटी है उसमें ये जो चीज़ें होती हैं, पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, यहाँ भी सभी लोगों की पहुँच होती है, यानी सभी लोग यहाँ तक जा सकते हैं। एरियाज आर डी फैक्टो एसेसिबल टू ऑल द पीपल्स लिविंग देयर, यानी वैसे सभी लोग जो जिंदा हैं और जो इस समाज में रहते हैं उन सभी लोगों की पहुंच उन क्षेत्रों तक होती है। और थर्ड रिसोर्सेस का नाम है नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस का मतलब हुआ राष्ट्रीय संपत्ति, यानी पूरे राष्ट्र की संपत्ति। इस पर किसका अधिकार है? पूरे राष्ट्र का है। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू द नेशन, यानी टेक्निकली हम कहते हैं तो एक देश के अंदर की सभी संपत्ति, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की हो या गवर्नमेंट की हो, किसकी संपत्ति है? एक राष्ट्र की संपत्ति है। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। कह रहा है कि एक राष्ट्र के पास इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अधिग्रहित कर सकता है। You might have seen roads, canals, railway being constructed on the field owned by some individuals. इसका कहने का मतलब हुआ कि आपने देखा होगा कि जो रोड बनती हैं, जो नहरें निकलती हैं, जो रेलवे बनते हैं, तो ये जिन जमीनों के ऊपर बनाई जाती हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन की होती है। गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन के लैंड को एक्वायर करती है और उसके बदले में उसको क्या देती है? कॉम्पेंसेशन, यानी मुआवजा देती है। उस भूमि के लैंड की जो एक्यूरेट प्राइस होती है उससे कई गुना ज़्यादा प्राइस उसको दिया जाता है, ताकि वो व्यक्ति अपनी लाइफ को सस्टेनेबल तरीके से जी सके। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical miles. It means 22.2 kilometer from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. इसमें एक बात यह भी कह रहा है कि जैसे जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, जो इंडिया का कोस्ट है, वहां से लेकर के 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, यानी 22.2 किलोमीटर की दूरी तक का जो वाटर में एरिया है वो किसका है? वो हर पर्टिकुलर नेशन का नेशनल रिसोर्सेस माना जाता है। यानी इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहां से लेकर के 22.2 किलोमीटर यानी 22.2 किलोमीटर तक का जो वाटर में एरिया है वो उस कंट्री का क्या माना जाता है? नेशनल रिसोर्सेस माना जाता है। एंड द फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्सेस। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेस। कह रहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है जो इंटरनेशनल रेगुलेशन, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेस को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं, उनको रेगुलेट करती हैं। जैसे मैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, ठीक। द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर देंगे। एक्सक्लूसिव इसको बोला जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें कह रहा है कि जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो अगर ये इंडिया का कोस्टल रीजन है, ये इंडिया का वेस्टर्न घाट है, जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट है, वहां से लेकर इस वेस्टर्न कोस्ट से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक तो सभी कंट्रीज किसी न किसी रूप से इसे अपने अधिकार में रखते हैं। इसको बोला जाता है
EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उस 200 नॉटिकल माइल्स से बाहर का जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस के क्षेत्र में आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो कोस्ट है वहां से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का जो क्षेत्र है वो EEZ है यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो रीजन है वो क्या हो गया, वहां जो भी रिसोर्सेस पाया जाएगा उसके बाहर यानी 200 नॉटिकल मिल्स से बाहर का जो भी रिसोर्सेस पाया जाएगा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस होगा। उस पर कोई भी कंट्री अपना हक नहीं जमा सकता है, कोई भी कंट्री अपना हक नहीं दिखा सकता है। कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हर कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं। फिर अगला कह रहा है कि डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। तो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास EEZ से दूर हिंद महासागर में मैग्नीज जो एक एलिमेंट होता है वह मिला है, और इसको बाहर निकालने का अधिकार किसको दिया है, इंडिया को दिया गया। यानी जो EEZ के बाहर बियॉन्ड EEZ के बाहर जो मैग्नीज का एक बड़ा सा कोई प्लेट मिला है, मतलब जहां पे मैग्नीज होने की संभावना व्यक्त की गई है, वहां पे एज्यूम किया गया कि यहाँ पे मैग्नीज हो सकता है, तो इस रीजन से मैग्नीज निकालने का अधिकार किसे दिया गया है, इस रीजन से मैग्नीज निकालने का अधिकार दिया गया है इंडिया को। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हमने बायोटिक रिसोर्सेस एंड अबायोटिक रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें हमने रीन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा। एंड द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस और इंटरनेशनल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा। इन सभी पॉइंट्स जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनका आप नोट्स तैयार करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज रिसोर्सेस, तो यह सबसे पहला क्वेश्चन होगा। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ये भी आपसे पूछा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और इसके अलावा एक और टाइप्स बचा हुआ है जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर आप रिसोर्सेस को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इन 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, और अगले टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक, शेयर